Hello everyone, I am Prem Kumar Patle from KV number 1 Chindwada. Dear students, I am here along with 8th part of Bricks, Bits and Bones. In this video, I will explain about a new old civilization, about new techniques and questions and problems of interpretation. So I am going to start now. Dear students, as you can see in your textbook on the page number 20, there is a part of a new old civilization that is related to excavation task, that is related to the evidence which collected by archaeologist Dayaram Sahani as well as Rakhaldas Banerjee. Dayaram Sahani got a seal from हड़प्पा साइट्स. ओके, दयाराम साहनी ने हड़प्पा में दयाराम साहनी एक पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, एंड ही डिस्कवर्ड सम सील्स फ्रॉम द हड़प्पा. वहाँ से उन्होंने 20th सेंचुरी में कुछ सील्स कलेक्ट की इन लेयर दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिकल लेवल. वो जिस लेयर से सील्स को रिकवर किया, डिस्कवर किया, वो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी. अब उसके महत्व को भी जाना जाने लगा. इट वाज दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दैट सील. Another archaeologist Rakhaldas Banerjee found similar seals at Mohenjo-daro. राखालदास बनर्जी ने भी ऐसी ही सिमिलर सेल मोहनजोदारो से निकाली. तो इससे क्या हुआ कि दोनों ही जो प्लेसेस थे, दोनों ही जो साइट्स थी, वो एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर. ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया. ठीक है, राखालदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने अलग अलग प्लेसेस में जो सील्स डिस्कवर की, दोनों में सिमिलरिटी थी और सिमिलरिटी होने की वजह से उन्हें एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर के तौर पर देखा गया. ठीक. इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, announced the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम ऑफ द पर्सन हु अनाउंस्ड अबाउट द न्यू सिविलाइजेशन इन 1924. उसका आंसर आपको लिखना है जॉन मार्शल. इन्होंने ही पूरी दुनिया को बताया 1924 में कि एक ऐसा सिविलाइजेशन को, एक न्यू सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया है जिसे इंडस वैली के नाम से पूरे वर्ल्ड को बदलाया. एस.एन. रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. एस.एन. रॉय ने एक बुक लिखी. अब इसमें इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि हु रोट द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर. है ना, उसने क्या लिखा उस बुक में? जॉन मार्शल ने जहाँ भारत को पाया था वह उससे भी 3000 वर्ष पीछे छोड़ा. ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के जो पुरास्थल में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर जो मोहरें मिली थी वो तब तक पहचानी नहीं जा सकी थी. ठीक. और इस प्रकार विश्व को एक नई सभ्यता की जानकारी मिली. और इस सभ्यता की जानकारी कैसे मिली? क्योंकि इसकी जो मोहरें थी, इस प्रकार विश्व को एक नई सभ्यता तो मिली, और जो यहाँ पर वो मोहरें मिली थी वो ऐसी थी जैसे कि मेसोपोटामिया. ठीक. तो ये दुनिया को पता चला कि मेसोपोटामिया में भी इस तरह की जब मोहरें मिली ड्यूरिंग द ट्रेड करने के समय, व्यापार करने के समय, तो वहाँ पर जिस प्रकार की मोहरें मिली थी तो उसमें इसकी सिमिलरिटी थी. तो ये अनुमान लगाया गया कि जो मेसोपोटामिया का कल्चर था और इंडस वैली का कल्चर था वो कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था, एक ही समय पर चलने वाली दोनों अलग अलग जगहों की सभ्यताएं थी. नेक्स्ट स्लाइड. In fact,
John Marshall stint as Director General of the ASI marked as a major change in Indian archaeology. जॉन मार्शल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। एक ऐसा पेशेवर भारत पुरातात्विक वो था, सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी, जो भारत में इसके पहले इस तरह के कोई भी भारतीय पुरातत्व में काम करने वाले लोग नहीं मिले थे। तो ये इंडियन आर्कियोलॉजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय था। और वो भारत में कार्य करने से पहले इस यूनान और क्रीट में भी अपने काम को अंजाम दे चुके थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंगम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजें बड़ी दिलचस्प लगती थी। ठीक, अब एक ख़ास बात यह है कि उनकी जो टेक्निक थी, उनकी जो एक्सकेवेशन करने की जो टेक्निक थी, वो एक अलग किस्म की थी। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेटेड अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट। हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में वो एक्सकेवेशन करते थे। मेजर्स यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको इस तरह से समझिए कि एक बहुत बड़ा टीला है, मिट्टी का टीला है। ये मिट्टी का टीला हमारे ग्राउंड लेवल से मान लीजिए ऊपर की ओर है। उसकी हाइट हम जिस एरिया से रहते हैं उसके ऊपर की ओर है। अभी माउंट की जो लेयर्स होंगी वो अलग अलग समय में, बहुत समय के बाद में हवा, पानी, इसकी वजह से उड़ करके वो मिट्टी की लेयर उस माउंट के ऊपर में जमती चली गई होगी और लेयर के ऊपर लेयर तैयार होती चली गई होगी। तो जॉन मार्शल जब एक्सकेवेशन करते थे तो वो पूरा का पूरे टीले को हॉरिजॉन्टली यूनिट में उसको एक्सकेवेट करते थे, मतलब सीधा खड़ा उसकी खुदाई का कार्य करवा देते थे। तो इसमें क्या होता था कि अलग अलग लेयर पर जो भी जगह चीज़ें एक मिलती थी, वो एक खड़ी खुदाई के समय वो सारी की सारी चीज़ों को एक साथ उठा लिया जाता था। और इसमें वो जो स्ट्रेटिग्राफी थी, स्तर विज्ञान, वो उनके उसमें उसको फॉलो नहीं किया जाता था। तो इससे हुआ यूँ कि जितनी भी चीज़ें उसमें मिलती चली गई उसको सामूहिक तौर पर वर्गीकृत कर दिया कि पूरा यहाँ इस टीले की पूरी ऊपर से नीचे तक खुदाई करो, जितना सामान मिला उसको एक साथ उन्होंने वर्गीकृत कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया। जबकि होना यूँ चाहिए था कि स्ट्रेटिग्राफी के तौर पर पहले एक स्तर की पूरी खुदाई होती, उसमें जो मिलने वाली चीज़ होती वो लेटेस्ट होती, फिर उसके नीचे की जो लेयर होती उसकी खुदाई करने के बाद जो मिलने वाली जो चीज़ें होती उसको सेकंड कैटेगरी में रखा जाता। तो इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाए और परिणाम क्या हुआ देखिए। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेटेड अलॉन्ग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट। वो यूनिफॉर्मली सभी चीज़ों को कैलकुलेट करवा लेते थे, इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट। दिस मीन्स दैट ऑल द आर्टिफैक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर। जितनी भी वो लेयर्स में, अलग अलग लेयर्स में मिलने वाली चीज़ें होती थी वो सबको एक साथ खड़ा कर देते थे, इवन इफ दे वर फाउंड ए डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफी लेयर, चाहे वो फिर किसी भी लेयर पर मिलती हो। एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस फाइंड्स वाज irretrievably लॉस्ट। यहाँ पर वो हमेशा के लिए उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो लुप्त हो जाती थी। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में। इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये R.E.M. व्हीलर, ये 1944 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल बने। हु रेक्टिफाइड दिस प्रॉब्लम, जो जॉन मार्शल ने हॉरिजॉन्टली एक्सकेवेशन को परफॉर्म किया था, R.E.M. व्हीलर ने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। व्हीलर रिकॉग्नाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट rather than dig mechanically along uniform horizontal lines। इन्होंने एक समान क्षैतिज इकाई के आधार पर खुदाई की बजाय क्या किया कि टीले के स्ट्रेटिग्राफी, स्तर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक समझा। और ये जो R.E.M. व्हीलर थे, ही वाज
the ex-army brigadier. He brought with him a military precision to the practice of archaeology, और ये अपने साथ मिलिट्री में काम करते हुए बड़ी परिशुद्धता का समावेश कर पाने में सक्षम थे. The frontier of Harappan civilization have little or no connection with present day national boundaries. हालांकि आज जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं बेटा वो सब पाकिस्तान में चले गए. आफ्टर द पार्टीशन सभी के सभी ये जो इम्पोर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड प्लेसेस थे वो वहाँ चले गए पाकिस्तान की टेरिटरी में. दिस हैज़ स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट्स इन इंडिया. अब इसने क्या किया कि भारतीय पुरातत्वविद हैं उन्होंने भारत में जो पुरास्थल थे उनको चिन्हित करने का भी प्रयास किया. जैसे कि गुजरात के कच्छ में यहाँ पर काफ़ी मास लेवल पर एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सकेवेशंस किए गए, रिसर्च की गई और यहाँ पर हड़प्पन सेटलमेंट से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशंस भी गेन किया. इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी इन्होंने एक्सप्लोरेशन के टास्क को परफॉर्म किया. हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में धौलावीरा की खोज हुई है और वहाँ हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है. कहने का मतलब यह है कि आज की जो फ्रंटियर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का उसका हमारे प्रेजेंट डे में हमसे कोई अभी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी साइट्स पार्टीशन के बाद पाकिस्तान वाली टेरिटरी में जा चुकी है और हमारे इंडिया में अब कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धौलावीरा जैसे प्रमुख हड़प्पन सभ्यता के स्थान बचे हुए हैं. Since in the 1980s, there has also been growing international interest in Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both Harappa. 1980s के दशक से क्या हुआ है कि हड़प्पा पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया जाने लगा. हड़प्पा और मोहनजोदारो जो दोनों ही इस सब कॉन्टिनेंट के प्रमुख हिस्सा थे, यहाँ पर फॉरेन से आए हुए लोगों ने भी मिलजुल करके काम किया और वो न्यू टेक्निक के बेस पर, जिनमें कि इसमें मिट्टी, पत्थर, धातुओं की वस्तुएं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके जो अवशेष हैं उनका बड़ा सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया और अन्वेषण करने का प्रयास किया. दिस एक्सप्लोरेशन प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर. और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अनेक रोचक परिणाम हम सभी को देखने को और भी शायद मिल सकते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ऐसी कई सारी आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन हमने देखा. जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन थे वो मोस्टली जो एविडेंसेस मिले थे उसको आधार बनाते हुए एक स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए तैयार किए गए. और सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आई वो आई रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लेकर कि भाई हड़प्पन सभ्यता में किस तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता था. अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. आरंभिक जो पुरातत्वविद थे उन्हें कुछ जो वस्तुएं मिली वो बिल्कुल असामान्य सी लगती थी और अनफेमिलियर, अपरिचित सी लगती थी. संभवतः ये सभी की सभी जो रही होगी वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी धार्मिक महत्व की जरूर रही होगी. इनमें एक महत्वपूर्ण नाम निकल कर के आता है, वो है एक आभूषणों से लदी हुई नारी की मूर्ति, मृण मूर्तियाँ. उसके कुछ के शीर्ष का विस्तर प्रसाधन भी थे, उसमें प्रसाधन पहने हुए थे और उन्हें नाम दे दिया गया था मातृ देवी. उन्हें मातृ देवी की संज्ञा दे दी गई थी. दिस इंक्लूडेड टेराकोटा फिगराइंस ऑफ वुमेन हैवीली ज्वेल्ड. काफ़ी भारी मात्रा में ज्वेलरी पहनी थी और दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेसेस. उन्हें मातृ देवी की संज्ञा दे दी गई थी. सिटेड विद वन हैंड ऑन द नी. एक ऐसी भी मूर्ति मिली जिसमें एक व्यक्ति
जो है एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया और उसे क्लासिफाइड किया गया किस नाम से, प्रिस्ट किंग. Knee, such as the priest king, was also similarly classified. Other instances, structures have been assigned ritual significance. These include the great bath and fire altars found in कालीबंगन एंड लोथल. कई सारे संरचनाएं जो है वो अनुष्ठानिक महत्व से मानी जाती है, और जैसे कि ग्रेट बाथ हमने पढ़ चुके हैं, ये कालीबंगन तथा लोथल में मिली हुई जो वेदियाँ थी, अल्टार्स, जो यज्ञ करने की वेदियाँ होती, वो कालीबंगन और लोथल में मिली. उसके अलावा हमने देखा था कि ग्रेट बाथ के बारे में कि जो किसी रिलीजियस पर्पस से उसका इस्तेमाल किया जाता था. टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस बाय एग्जामाइनिंग सील्स. अब इसमें कई सारी ऐसी बातें भी हैं कि अगर सील्स को बहुत ही माइल्डली चेक किया जाए, उसको एग्जामाइन किया जाए, तो रिलीजियस बिलीफ्स से रिलेटेड कुछ न कुछ स्टोरी या उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. टू डिपिक्ट राइचुअल सीन्स, ओके, अदर विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर एनिमल ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न. अब इसमें मुहरों पर कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर, उसका चित्र था. उसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा गया, एक श्रृंगी, यूनिकॉर्न. ठीक. कल्पित और संशोधित. अब इसमें एक योगी की मुद्रा में बैठा गया, एक पालथी मारकर एक बैठे हुए पुरुष की भी कुछ आकृति दिखाई देती है. कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है, उनको आद्य शिव, जो हिंदू धर्म में प्रमुख देवता हैं, उनके एक रूप की संज्ञा दी गई. इन सम सील्स अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग, पालथी मारकर एक योगी बैठे हुए हैं पोस्चर में, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, हैज़ बीन रिगार्डेड एज डिपिक्शन ऑफ द प्रोटो शिवा, आद्य शिव की संज्ञा उन्हें दी गई. दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म. बिसाइड्स कॉनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज अ लिंग. और जिस तरह से शंक्वाकार कॉनिकल फॉर्म में एक स्टोन मिला, उसको लिंग की संज्ञा दी गई. फॉर इंस्टेंसेस प्रोटो शिवा Shil's, the earliest religious text, the Rig Veda, mentioned a god named Rudra, which is a name used for Shiva in later Puranic tradition. Unlike Shiva, Rudra in the Rig Veda is neither depicted as a Pashupati नॉर एज अ योगी. आद्य शिव जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वो हमारे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, जो 1500 से BC टू 1000 BC के बीच में उसको संकलित किया गया, कंपोजिशन किया गया, उसका कंपाइल किया गया. उसमें जो रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, वो पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त किया गया है. लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति कहा गया और न ही योगी के तौर पर दिखाया गया. दूसरे शब्दों में जो चित्रण किया गया है, वो ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है. तो प्यारे बच्चों, ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है. अगर आपको किसी भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. और एक चीज़ है कि ये जो टाइमलाइन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा. इसमें इम्पोर्टेंट कुछ ईयर्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स कंडक्ट हुए थे. थैंक यू वेरी मच.